Hi, Hello, how are you? hi, I'm good. So शुरू करें? Yes, sure. या जितने भी मेरे व्यूअर्स आज हमें देख रहे हैं उन्हें मैं बता दूं आज हम जिनके साथ इंटरव्यू कर रहे हैं वो इलाहाबाद एक बहुत ही फेमस बुक ऑथर हैं जिन्होंने ऑलरेडी एक बहुत ही फेमस और बहुत ही इंटरेस्टिंग बुक लिखी है. शी इज द ऑथर ऑफ तुम्हारी प्रियम एंड वी आर हैविंग आवर इंटरव्यू विथ हर टुडे. प्रियमवदा दीक्षित जी. और whoever is watching my Instagram live session, मैं उनको बता दूं प्लीज गो एंड फॉलो हर ऑन Instagram @speakup with Priya. एंड इसी नाम से आपका एक ब्लॉग आप एक ब्लॉग भी चलाते हैं. Yes, sure. तो आपके उस ब्लॉग में मतलब किस तरह के मतलब आपके ब्लॉग्स थे मतलब बुक रिलेटेड या मूवी कंटेंट एनालिसिस या रिव्यूज एंड ऑल किस तरह के मतलब ब्लॉग्स आपके मतलब सब्जेक्ट्स क्या होते हैं? मेरे ब्लॉग के सब्जेक्ट स्टोरीज होती हैं, बुक रिव्यू, मूवी रिव्यू, न्यूज आर्टिकल्स रिलेटेड विद हेल्थ, ब्यूटी टिप्स, फैशन, एंटरटेनमेंट. सो आई राइट ऑल. सो मतलब इन शॉर्ट आपने एक ऐसा सब्जेक्ट चुना है जो somehow हमारे यूथ को कनेक्ट करता है. यस, बिकॉज यूथ आगे एक यूथ होता है जो एक किसी भी कंट्री का जो होता है वो उसकी हिस्ट्री, उसका पास्ट या उसका फ्यूचर, वो तीनों रिप्रेजेंट करता है. तो यूथ को मतलब सेंट्रल करके मैं ज्यादातर अपनी चीजें इस सिचुएशन में हम एक दूसरे की प्रॉब्लम ज्यादा रिलेटेबल समझ सकते हैं एज कंपेयर टू बाकी किसी सिचुएशन के. आज हम ये नहीं समझ सकते कि जैसे पूरे वर्ल्ड में लॉकडाउन है तो हम यहाँ पे बैठे हुए फ्रांस का या यूरोप की सिचुएशन समझ सकते हैं क्योंकि उन लोग ने अपने लोगों को खोया जैसा सेम. तो दर्द हमेशा वही महसूस ज्यादा होता है जो आपसे होकर गुजरे. बिल्कुल बिल्कुल बहुत अच्छी बात है. अभी ऑडियंस तो है नहीं तो फिलहाल मैं ही क्लैप कर देता हूँ. शुक्रिया. और आपकी अपकमिंग बुक्स के बारे में कुछ बताइए मतलब आपके अपकमिंग प्रोजेक्ट्स क्या हैं और आप किसी अपकमिंग प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हैं कि नहीं और अगर काम कर रहे हैं तो क्या है उसके बारे में हमारे ऑडियंस को जरा उसके बारे में. जी, मेरा अपकमिंग प्रोजेक्ट अभी एक जैसे ही लॉकडाउन खत्म होगा उसके बाद मेरी एक नॉवेल आ रही है. उसका नाम मैं नहीं बताऊंगी, दैट वाज अ सरप्राइज फॉर यू ऑल. और उसके बाद मैंने सोचा है कि कंटिन्यू राइटिंग ही करूंगी, मतलब लाइक थर्ड एंड फोर्थ बुक. आई करंटली वर्किंग ऑन माय फिफ्थ बुक. Let's start with your introduction. I want to ask you a question about your field. That how you came to this field. मतलब आपको ऐसा क्या मतलब writing literature इस फील्ड में ऐसा क्या था जिसने आपको इस फील्ड की तरफ अट्रैक्ट किया? आपको लगा कि नहीं मुझे एक बुक ऑथर होना चाहिए, मुझे राइटिंग की तरफ मुझे मेरा एक अट्रैक्शन है, एक झुकाव है. तो आपको कब ऐसा लगा कि आप एक राइटर बन सकते हैं और ये डिसीजन जब आपने लिया तो आपकी फैमिली से आपका मतलब कैसा रिएक्शन था? देखो मैं ये बताना चाहूंगी कि मैं राइटर नहीं बनना चाहती थी. मुझे पता भी नहीं था कि राइटर बनते कैसे हैं. मैं एक जर्नलिस्ट बनना चाहती थी और 2015 से जो मेरी जर्नी रही है वो जर्नलिज्म की तरफ रही है. बट मतलब एग्जाम्स क्लियर नहीं हुए. उसके बाद से 2017 से मैंने लिखना शुरू किया बिकॉज आई वॉज इन डिप्रेशन. तो ड्यू टू दैट आई स्टार्ट पेनिंग डाउन माई थॉट्स एंड इमोशन. 2019 में मेरी पहली किताब तुम्हारी प्रियम आई थी जिसको लोगों ने बहुत प्यार और सपोर्ट किया. प्रगति मैदान में जो वर्ल्ड बुक फेयर लगता है उसमें ये आउट ऑफ स्टॉक भी गई थी. तो एक किताब की जर्नी बहुत ज़्यादा खास होती है क्योंकि मुझे याद है जब मैंने पहली बार अपनी 2 लाइनर्स लिखी थी तो वो इमोशनल टाइपराइटर एक पेज है फेसबुक पे, वहाँ पे पब्लिश हुई थी. उसके बाद से धीरे धीरे लगा कि हाँ जब इन लोग ने मेरी 2 लाइन्स छापी तो कुछ तो होगा राइटिंग में. तो आई एम ऑथर डिसाइडेड बाय डेस्टिनी, नॉट बाय माय चॉइस. और फैमिली का दे यस माय मॉम डैड आर वेरी सपोर्टिव
they always support me to do well, to write more, more regarding what the society is going through. तो मैं ज्यादातर वही चीजें लिखने में मतलब चाहती हूँ जो सोसाइटी का एक आईना हो. तो ये कुछ ऐसा टॉपिक जो एक आपको एक मतलब एक ऐसा टॉपिक जो एक बिहार का एक रिक्शा ड्राइवर भी समझ सके और दिल्ली मुंबई में बैठा एक रिच बिजनेसमैन भी समझ सके, मतलब ऐसा कुछ जो सबके साथ जुड़ सके. जी, सबके साथ जुड़ सके, क्योंकि कहानियां अक्सर वही आप उनसे रिलेट कर सकते हैं जो आपके आसपास घट रही हूँ. अगर मैं आज, जैसे हम देख रहे हैं कि कोरोना की वजह से कई सारे लोग फंसे हुए हैं, कोई अपने वर्क प्लेस पर, कोई कहीं, तो उस इस सिचुएशन में हम एक दूसरे की प्रॉब्लम ज्यादा रिलेटेबल समझ सकते हैं एज कंपेयर टू बाकी किसी सिचुएशन के. आज हम ये नहीं समझ सकते कि जैसे पूरे वर्ल्ड में लॉकडाउन है, तो हम यहाँ पे बैठे हुए फ्रांस का या यूरोप की सिचुएशन समझ सकते हैं, क्योंकि उन लोग ने अपने लोगों को खोया जैसा सेम. तो दर्द हमेशा वही महसूस ज्यादा होता है जो आपसे होकर गुजरे. बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी बात. शुक्रिया. अभी ऑडियंस तो है नहीं, तो फिलहाल मैं क्लैप कर देता हूं. शुक्रिया. और आपकी अपकमिंग बुक्स के बारे में कुछ बताइए, मतलब आपके अपकमिंग प्रोजेक्ट्स क्या हैं, और आप किसी अपकमिंग प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हैं कि नहीं, और अगर काम कर रहे हैं तो क्या है उसके बारे में हमारे ऑडियंस को जरा उसके बारे में. जी, मेरा अपकमिंग प्रोजेक्ट अभी एक, जैसे लॉकडाउन खत्म होगा उसके बाद मेरी एक नॉवेल आ रही है, उसका नाम मैं नहीं बताऊंगी, दैट वाज अ सरप्राइज फॉर यू ऑल. और उसके बाद मैंने सोचा है कि कंटिन्यू राइटिंग ही करूंगी, मतलब लाइक 3rd and 4th बुक. आई करंटली वर्किंग ऑन माय 5th बुक. सो आप किस तरह के सब्जेक्ट्स पसंद है व्हाइल राइटिंग? कई बार होते हैं कुछ लोगों को रोमांटिक नॉवेल्स लिखना पसंद है, कुछ लोगों को साइफाई पसंद होता है, कुछ को हॉरर, कुछ को थ्रिलर जॉनर बहुत पसंद होता है. तो कैसा जॉनर, आपका फेवरेट जॉनर क्या है, और आपको कैसे लगता है कि ये जॉनर यूथ को सबसे ज्यादा कनेक्ट करता है? मतलब ऐसा क्या है जो आपको ऐसा लगता है कि हाँ, ये जो जॉनर है जिसमें मेरा इंटरेस्ट है, ये यूथ को बहुत करता है और हमेशा वर्क करेगा भी, मतलब आगे, मतलब मेरे लिए बहुत वर्कफुल. मैं बताती हूँ, जैसे मुझे ज्यादातर रोमांटिक नॉवेल लिखना पसंद है, पर रोमांटिक एंड लव नॉट ओनली अ पर्सपेक्टिव ऑफ अ बॉय एंड अ गर्ल. रोमांस या प्यार किसी से भी और कभी भी हो सकता है, चाहे वो हमारी माँ हो, पिता हो, भाई हो, बहन हो. तो मेरा जो प्यार का नजरिया है, या मैं अपनी किताबों के जरिए जो प्यार दिखाती हूँ, ये वो होता है जो काइंड ऑफ या तो इनकम्प्लीट होता है या वो आपके ब्लड रिलेशन में नहीं होता. जैसे अगर तुम्हारी प्रियम में जैसे 5 कहानियां हैं, तो उनमें 5 में एक अलग अलग तरह की एक प्यार है, उनका एक लेवल अलग है थोड़ा प्यार का लेकर. मैं बोलते बोलते रुकूंगी एक मिनट. कई सारे मैसेजेस आ रहे हैं, तो बज़ वर्ल्ड ऑफिशियल करके हैं. ओके, आपके बड़े शुक्रिया, बहुत बहुत आपका प्यार ही है जो लिखवाता है सबका. और सुधांशु हाय, एंड बुका वेरी गुड, थैंक यू सो मच. ओके, हाय 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 एवरीवन, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग एंड थैंक यू फॉर लिसनिंग. ओके, सो कंटिन्यू करते हैं आपकी बात पर. एंड प्लीज इसको जरा शेयर कर दीजिए पूरे लाइव सेशन को, ताकि सब कोई देख सके. या श्योर. हाय आकाश. ओके, तो मैं आपको शुरू करती हूँ यहाँ से कि हम लोग हमेशा वो प्यार देखते हैं या वो प्यार को देखकर हम रुक जाते हैं जो हमारे साथ कहीं ना कहीं घटता है. आजकल ब्रेकअप वाली जितनी भी स्टोरीज होती हैं, उनपे ज्यादा लाइक आते हैं, ज्यादा लोग रीड करते हैं, ज्यादा लोग शेयर करते हैं. ठीक, अब आप ऐसे समझिए कि प्यार तो उनका भी होगा ना. अगर किसी आदमी ने किसी बच्ची को सड़क से उठा के अपने घर रखा और उसको पाला और उससे शादी की, या उसकी शादी किसी और से कराई, प्यार वो भी है, तभी उसने इतना उसको रखा, अपने बच्चे की तरह माना. तो हम जो सोसाइटी का यूथ बेस्ड जो प्यार हो गया है, वो हो गया है आजकल
जो डिपेंड हो गया है स्क्रीनशॉट्स पे या पासवर्ड एक्सचेंज पे। मेरा प्यार उन सबको एक काइंड ऑफ बताने का तरीका है कि यूथ को कि प्यार वो भी होता है जो अनकहा रह जाए, जो मुकम्मल नहीं होता। वो भी कहानी बहुत खूबसूरत होती है, वो प्यार बहुत खूबसूरत होता है। वेरी ब्यूटीफुल। मैं चाहूंगा कि दो चीजें। पहली तो ये कि अभी जैसा कि आप देख रहे हैं यूथ, बहुत कम लोग होते हैं जो ऐसे आर्टिस्टिक फील्ड जैसे फिल्म मेकिंग हो गए या राइटिंग हो गए। कई बार होता है कि मतलब पेरेंट्स नहीं कहते हैं, लेकिन खुद का एक इंटरेस्ट वो जनरेट होता है तभी आते हैं। आजकल लोग कई बार होते फैमिली एंड सोसाइटी के प्रेशर में आके दूसरे सब्जेक्ट जैसे कोई भी दूसरी फील्ड के सब्जेक्ट्स ज्वाइन कर लेते हैं, लेकिन उनका इंटरेस्ट कहीं और होता है। जैसे हमारे रणछोड़दास बाबा जी ने कहा है 3 इडियट्स से कि करो वही जिस फील्ड में आपको इंटरेस्ट हो। सो वो लोग जिनका शौक राइटिंग का है, जो अभी मतलब टीनेजर्स हैं या फिर अभी जस्ट 12th खत्म होने वाला है उनका, उसके बाद कॉलेज लाइफ में एंटर करेंगे, उनके वाकई एक बहुत बड़ी लाइफ पड़ी हुई है। जिन लोगों, हाँ, तो उनके लिए आपके पास कोई मैसेज है कि जैसे अगर कोई बुक ऑथर बनना चाहते हैं या कोई अगर कुछ आर्टिस्टिक फील्ड में जाना चाहते हैं, फाइन आर्ट्स में जाना चाहते हैं, परफॉर्मिंग आर्ट्स में जाना चाहते हैं, फिल्म मेकिंग में या जर्नलिज्म में जाना चाहते हैं या लिटरेचर पढ़ना चाहते हैं, तो उन लोगों के लिए आपके पास कोई मैसेज है कि अपने फील्ड, उन लोगों के लिए और उनके पेरेंट्स के लिए आपके पास कोई मैसेज है कि मतलब अपनी सुनो और आगे बढ़ो और हार्ड वर्क रिलेटेड? हाँ, जैसे कोई मेरी एक लाइन है जो मुझे बहुत पसंद है, वो है कि सपनों का कुचला जाना भी बहुत जरूरी है उनका पूरा होने के लिए। जब तक आपको कोई ये काम नहीं कहेगा कि ये काम मत करो और आप एक्चुअली में करना चाहते हो कि नहीं करना चाहते हो, वो तभी पता चलता है जब आपको उस काम के लिए कोई मना करता है। मुझे एट द इनिशियल स्टेज मुझे बहुतों ने कहा कि तुम जितनी शेर व शायरी या लाइंस लिखती हो वो बहुत दुख में होती हैं, बहुत डिप्रेसिंग होती हैं, ऐसा लगता है कि राइटर ही सुसाइड कर लेगा जाकर। दे आर वेरी डिप्रेसिंग थॉट। बट मुझे लगा कि नहीं, लिखना चाहिए। क्यों? ये भी तो एक तरीका होता है। और दूसरी चीज क्या होती है कि आपको अगर जिंदगी में कुछ भी करना है, आप एस्ट्रोनॉट बनना चाहते हो, पेंटर बनना चाहते हो, आप साइंटिस्ट बनना चाहते हो, आप ब्यूटिशियन बनना चाहते हो, एक चीज जो बहुत जरूरी है वो होती है आपकी लगन। अगर आप एक काम में लगे नहीं रहते तो आप कितने भी टैलेंटेड हो, कितने भी आप उस चीज के लिए ही बने हो, पर आप बहुत लंबे नहीं जा पाते उस चीज में। अगर आपको राइटर इसलिए मत बनो कि आपकी फैन फॉलोइंग होगी, लोग आपकी बुक्स को पढ़ेंगे, शो ऑफ करेंगे। राइटर इसलिए बनो क्योंकि आप बनना चाहते हो। दिल से एक आवाज आती है कि यार मैं तो यही बनना चाहता हूँ। उसके बाद दुनिया क्या कहती है, इवन विद योर फैमिली, हाँ, दे वर वेरी कंसर्न, क्योंकि उनका जो जमाना होता है वो प्रेमचंद का वाला होता है। उन्होंने प्रेमचंद को, महादेवी वर्मा को देखा होता है या उनकी कहानियां सुनी होती हैं कि वो उतने स्ट्रगलिंग फेज में बहुत रहे। लेकिन आप ये देखो कि उनके टाइम के आपको सिर्फ प्रेमचंद ही याद है, महादेवी वर्मा ही याद है। उनके टाइम पे तो कितने लोग होंगे पुलिस में, डॉक्टर में और अलग अलग प्रोफेशन में, बट आपको तो वही याद है। तो आप कोई भी काम करो लाइफ का, सिर्फ इसलिए करो क्यों आप करना चाहते हो, एंड यू ऑलवेज बी परसिस्टेंट इन योर वर्क। एक बुक निकालने से मतलब ये नहीं है कि आप बहुत बड़े राइटर बन गए। आप सेकंड बुक पर भी उतनी ही शिद्दत से लगें, काम करें, वो ये किसी भी फील्ड में। This is a very famous quotation in film making. ये कोटेशन हमारे कॉलेज के एक प्रोफेसर ने दिया था। कोटेशन वाज लाइक दैट कि only two person have the power to create. Only 2% have the power to create. God has given only 2% have the power to create. First, an artist. Second, an artist. That is true. हम सभी आर्टिस्ट हैं। हाँ,
मतलब उस आर्टिस्ट में ये नहीं है कि हम किसी पेंटर की बात कर रहे हैं या किस पॉइंट, आर्टिस्ट मतलब हम फिल्म मेकर भी हो, एक फिल्म मेकर भी अपनी एक दुनिया बनाता है, एक बुक ऑथर जो होता है वो अपनी एक दुनिया बनाता है, अब एक एनिमेटर भी अपनी एक दुनिया बना लेता है। तो ईश्वर के अलावा भी एक आर्टिस्ट जो है उसके पास एक ताकत होती है कि वो क्रिएट कर सकता है, अपना ही एक अलग यूनिवर्स क्रिएट कर सकता है, अपनी दुनिया क्रिएट कर सकता है। सो नाउ लेट्स टॉक समथिंग अबाउट द इम्पैक्ट ऑफ सिनेमा ऑन सोसाइटी एंड ऑडियंस। इसके पॉजिटिव पॉइंट्स भी देखे जाते हैं, इसके नेगेटिव देखे जाते हैं। पॉजिटिव पॉइंट्स के बारे में पहले कुछ डिस्कस कर लेते हैं कि कुछ मूवीज हैं जिनके बहुत ही पॉजिटिव इम्पैक्ट्स है। तो ऐसे कोई मूवीज आपने तो बहुत सारी मूवीज देखी हैं, रिव्यू किया है, तो ऐसी कौन कौन सी मूवीज रही हैं तब से लेकर अभी तक की जिन्होंने कहीं ना कहीं इंडिया मतलब हमारी सोसाइटी पर एक पॉजिटिव इम्पैक्ट डाला है? जब भी मूवीज हमारी सोसाइटी का नाम आता है तो मेरी जो सबसे पसंदीदा पिक्चर है वो है तारे जमीन पर, देन द दिल चाहता है, क्वीन। अब ये सब मूवीज को 10 वेदानिया एक मूवी है, इतनी नहीं चली, उसकी जो मार्केट वैल्यू थी उतनी नहीं थी, लेकिन उस पिक्चर का प्लॉट बहुत सुंदर था। आप ये सारी मूवीज को अगर आप लोगे तो इससे सोसाइटी में एक बहुत अच्छा एक एनवायरनमेंट क्रिएट हुआ। जैसे आप तारे जमीन पर देखें तो उसमें जो दर्शील सफारी था, जो उसका रोल प्ले दिखाया है कि एक दीवार पर एक दिल बना हुआ है और उसमें रानी और विजय लिखा हुआ है, मतलब लड़का लड़की का नाम जिनकी शादी होने वाली है। कुछ सीन्स बाद दिखाते हैं कि जो विजय होता है वो कहता है कि मैं अभी फॉरेन से आया हूँ और तुम मेरे मैच की नहीं हो, तुम अच्छी हो बट तुम्हें कोई और अच्छा मिल जाएगा, और वो शादी तोड़ देता है, वो अकेले हनीमून पे चली जाती है। ये मेंटल प्रॉब्लम जो है इंडियन सोसाइटी में हम देख रहे थे, ये फेस हो रही थी लोगों में। लड़का शादी तोड़ता था तो लड़की वाले ज्यादा परेशान होते थे, क्योंकि उनको सोसाइटी सोचती थी कि लड़की में प्रॉब्लम होगी, दहेज का इशू होगा या लड़की का कैरेक्टर ऐसा होगा। पीपल स्टार्ट असैसिनेटिंग द कैरेक्टर ऑफ अ फीमेल पर्सन। उसमें दिखाया कि वो अकेले यूरोप जाती है, जिसने दिल्ली में कभी सड़क क्रॉस नहीं की होती है, वो यूरोप में अकेले घूमती है, नए दोस्त बनाती है, लड़कों के साथ हॉस्टल शेयर करती है। और उसका एक सीन है जिसमें कंगना रनौत अपनी शादी का कार्ड एक वॉल पर चिपका के चली जाती है, जिसमें वो सोचती है कि अब इसका बोझ लेके मैं क्यों घूम रही हूँ, और वापस से वो लड़का आता है और वो उससे कहती है कि नहीं मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती। क्वीन सबसे बेस्ट एग्जाम्पल था जिसने लड़कियों को ये बताया कि हम भी सोलो ट्रैवल कर सकते हैं, क्योंकि उससे पहले दिल चाहता है मैं सिर्फ मेल को ट्रैवल करने का या वैसे घूमने का अपने दोस्तों के साथ ही परमिटेबल था कि हाँ आप लड़के घूम सकते हैं, लड़कियां नहीं। बिकॉज ऑफ क्वीन ये एक सोशल इम्पैक्ट और अच्छा इम्पैक्ट आया, जिसमें ये बताया लड़की के अंदर पावर है, वो भी रिजेक्ट कर सकती है एट सम पॉइंट ऑफ टाइम। देन अगेन मसान एक मूवी आई थी जिसमें कास्ट सिस्टम और करप्शन को बताया था उन लोगों ने। ये मैं पॉजिटिव और नेगेटिवली नहीं कहूंगी इस पिक्चर को, लेकिन यकीनन ये पिक्चर बहुत ही शानदार थी और इसे हर एक को देखना चाहिए। क्योंकि अगर जैसे पिक्चर की मसान की स्टार्टिंग होती है कि वो ढूम राजा जो बनारस घाट पे जो चिताएं जलाता है उसका बेटा होता है, पर वो पढ़ना चाहता है, वो अपनी कास्ट सिस्टम को जो एक माइंडसेट होता है उसको तोड़ना चाहता है। एक नेट सॉरी टू इंटरप्ट, एक हाय गरिमा हाउ आर यू, ओके सो बैक टू पवेलियन, वो तोड़ना चाहता है। सेकंड उसमें दिखाया कि जब उसकी मतलब एक फादर होता है जिसकी बेटी को एक होटल में पकड़ लेते हैं और पुलिस वाले उसे ब्लैकमेल करने लगते हैं। वो अपनी बेटी की वो जो सीडी है या जो एमएमएस पुलिस बना लेती है उसको रोकने के लिए वो सब चीजें अप्लाई करता है, अपना घर भेज देता है, उनको देता है। तो ये एक सोशल नॉर्म्स को टारगेट कर रही थी ये पिक्चर। ये एक पैरेलल सिनेमा था जहां पे हम दबंग जैसी मूवीज देख रहे थे, ये एक पैरेलल सिनेमा चल रहा था जो लोगों को इतना पसंद शायद नहीं आया, लेकिन यकीनन ये आईना दिखा रहा था शायद समाज को कि समाज ऐसा ही है। उसके बाद आप पिक्चर बात करेंगे तो पासड, आई डोंट नो आपने देखी है या नहीं, पर पास हाँ राधिका आप्टे,
वो देखिए पिक्चर कितनी शानदार थी। अगर आप उसको माइन्यूटली देखें तो ऐसा आज भी कहीं ना कहीं तो होता है। राजस्थान में आप ले लो, हम खुल के बोल नहीं सकते पर ये तो होता है और ये सबको पता है। तो पिक्चर है यकीनन ऑडियंस को जो दिखाती हैं, हम धीरे धीरे उसी को अट्रैक्ट, जैसे अब पिंक मूवी ने दिखाया कि नो मीन्स नो, उससे समाज का एक आईना बदला कि लड़की मना कर रही है, इसका मतलब उसकी मना में हाँ है। क्योंकि आज तक हम जितने गाने सुनते आए थे या मूवीज देखते आए थे उसमें था लड़की मना कर रही है, मतलब इनडायरेक्टली वो हाँ कह रही है। उस पिक्चर ने बताया कि हम मना कर रहे हैं मतलब नहीं, हाँ हम कह सकते हैं। थप्पड़ मूवी, थप्पड़ हाँ, तापसी तापसी पन्नू पन्नू की, दैट तो हाँ उसमें भी एक चीज देख सकते हैं कि जब वो किसी लॉयर के पास बैठी हुई है तो वो अपने लॉयर को कहती है कि मैं अपने हस्बैंड को डिवोर्स देना चाहती हूँ बिकॉज ही स्लैप्ड मी, एंड लॉयर कहती है स्लैप ही तो किया है। ये एक पता चलता है माइंडसेट। माइंडसेट क्योंकि ऑफ एक्चुअली क्या होता है ना, हम लोग ने बचपन से देखा होता है कि कोई गलती की तो वालिद ने या किसी ने भी मार दिया, आगे टीचर ने मार दिया, तो हम लोग के दिमाग में थप्पड़ मारना बहुत कैजुअल होता है। पर आप फॉरेन कंट्रीज जाएं तो इतना कैजुअल नहीं है, आप अपने बच्चे को भी नहीं मार सकते वहां पे। तो इंडिया में थप्पड़ इट्स अ कॉमन थिंग। जैसे अगर आप एक मूवी आई थी, मुझे ब्लैक मूवी थी अमिताभ बच्चन की, जिसमें एक सीन था जो मुझे उतना पसंद नहीं आया, जिसमें वो रानी मुखर्जी को जब उसका यंग दिखाते हैं, वो डेफ एंड डम है, तो वो पानी में उसको डालकर उसको काइंड ऑफ असॉल्ट कर रहे हैं। दो वो सिखाने का एक नजरिया दिखा रहे थे कि उस बच्ची को सिखा रहे हैं, बट हाउ कैन समवन थ्रो अ लिटिल गर्ल इन कोल्ड वाटर while knowing that she is deaf and dumb? तो this is what I feel कि ये सारी मूवीज जैसे पॉजिटिवली भी तो ऑफ कोर्स आई नो, जैसे अब अलीगढ़ आई थी, शायद आपने देखी हो, जो आर्टिकल 377 पे थी वो मूवी। हाँ, वो मूवीज कितनी मतलब दे आर शोइंग एक्चुअली द ट्रू फेस ऑफ द सोसाइटी। अब लेकिन हम किन मूवीज को प्रमोट कर रहे हैं, कबीर सिंह जैसी, जो मूवी ही दिखा रही है कि आप किसी भी लड़की को क्लास में आते हो प्राउडली कहते हो ये मेरी आज से, इसको कोई नहीं देखेगा। आप क्या दिखाना चाह रहे हो? कबीर सिंह के अलावा भी एक और फिल्म थी, लोग उसके बारे में शायद भूल गए या कभी बात नहीं करते हैं, संजू। संजू में जो कैरेक्टर था, और ऑफ कोर्स राजकुमार हिरानी, विनोद चोपड़ा, दे आर वेरी ब्रिलियंट फिल्म मेकर, बट संजय दत्त का जो कैरेक्टराइजेशन उन्होंने दिखाया है कि वो अपनी वाइफ के साथ बैठ के ये सब बातें कर रहा है कि दैट आई हैव स्लेप्ट विद 308 वुमेन, आई डोंट रिमेंबर द पिक्चर, एंड स्माइल भी कर रही है, आई डोंट नो वेदर इट इज ट्रू और फॉल्स, आई डोंट नो, बट उसकी वाइफ पीछे बैठ के स्माइल, कितना भी ओपन की, मतलब ये क्या है मुझे समझ नहीं आ रहा। एक ये हो गया, दूसरा दिखा रहे कि वो he slept with his best friend's girlfriend, he slept with his best friend's girlfriend, he cheated on him, और मतलब इतने गलत काम मतलब संजू कर रहा है, ड्रग्स ले रहा है, अपने उस दोस्त के गर्लफ्रेंड के साथ वो चीट कर रहा है जिस दोस्त ने उसको हर टाइम हेल्प किया, वाइफ को चीट कर चुका और ये बात सामने से बोल भी रहा है, और भी बहुत सारे गलत काम कर रहा है। लेकिन मतलब पूरी फिल्म में मतलब मुझे ऑफ कोर्स रणवीर कपूर एंड शाहिद कपूर, बोथ ऑफ देम हैव डिलीवर्ड द बेस्ट परफॉर्मेंस ऑफ देयर लाइफ इन टर्म्स ऑफ एक्टिंग की अगर बात करें तो बहुत इन्होंने एनर्जेटिक एक्टिंग करी है, मैं मानता। लेकिन अगर मैं कैरेक्टराइजेशन की बात करूं, जैसा आपने कहा कि कबीर सिंह क्लास में आकर सबके सामने बोल रहा है कि ये मेरी कुड़ी है, मेरी बंदी है, किसी कोई इसको टच नहीं करेगा, सॉरी मेरी पंजाबी बहुत खराब है, कोई इसको टच नहीं करेगा। संजू ऐसा भी कह रहा है कि आई हैव स्लेप्ट विद मोर देन 100 वुमेन्स एंड आल्सो ही चीटेड विद हिज बेस्ट फ्रेंड्स गर्लफ्रेंड, एंड इतने सारे गलत काम कर रहा है, ड्रग्स ले रहा है, पेरेंट्स का नाम खराब कर रहा है, लेकिन अच्छा आदमी है, दोस्त को चीट कर रहा है पर अच्छा आदमी है, ये कर रहा है, घर में गन रखता है पर अच्छा आदमी, इतना गलत काम दिखाने के बावजूद भी शो कर रहा है अच्छा आदमी है। कबीर सिंह में अपने बेस्ट फ्रेंड को भी वो थप्पड़ मार रहा है, गालियां बक रहा है, तब भी उसका जो फ्रेंड था शिवा, ऑफ कोर्स बहुत अच्छा फ्रेंड,
शिवा बहुत अच्छा फ्रेंड था, उसने हर